हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीएससी की पीवाईक्यूज़ की सीरीज में इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है अटॉर्नी जनरल एंड कैग। यानी कैग का अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसे बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो अटॉर्नी जनरल और कैग, इसी के साथ साथ जब ये सवाल ये टॉपिक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो एक नए पोस्ट को भी यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि संवैधानिक पोस्ट है। उसका नाम है आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। ओके, तो तीन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो तीन जो संवैधानिक पोस्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अटॉर्नी जनरल, कैग एंड एडवोकेट जनरल। अगर अटॉर्नी जनरल की बात किया जाए तो इसे हमारे संविधान में आर्टिकल, अटॉर्नी जनरल की अगर हम लोग बात करें तो इसे हमारे संविधान में आर्टिकल 76 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। कैग की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में इसकी बात कही गई है। और अगर एडवोकेट जनरल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 165 यानी 165 में इसकी बात कही गई है। तीनों आर्टिकल मैंने इसलिए बता दिया कि कभी कभी यूपीपीएससी क्या करता है कि आर्टिकल को मैच कराने की बात कर देता है। ओके, जैसे इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल के अंतर्गत मेंशन किया जाता है, फाइनेंस कमीशन, ये बड़ी फेवरेट सवाल हैं यूपीपीएससी के, तो इसलिए मैंने तीनों आर्टिकल को एक ही जगह आपको बता दिया है। इसमें हम लोग हर एक जो संवैधानिक पोस्ट है, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, इनके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ा सा इनके वहाँ सवालों तक पहुँचने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल का आखिर मुख्य रूप से काम क्या है और इसे कौन अपॉइंट करता है, ये किसे अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग सवालों की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो हमारे संविधान में मैंने अभी आपको बताया कि इसे आर्टिकल 76 के तहत बात कही गई है। यानी आर्टिकल 76 के दौरान अगर आप देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कही गई है। ओके, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। यानी भारत में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर यही होता है। यानी अगर देखा जाए तो आर्टिकल 76 के क्लास 2 में बात यही कही गई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह दे देता है। ओके, यानी जब भी हमारे सरकार को, हमारी केंद्रीय सरकार को किसी कानूनी मसले पे सलाह की ज़रूरत होती है तो उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही वो सलाह दिया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कानूनी प्रकृति होता है, यानी जो आप देखें कि लॉ से रिलेटेड जो अन्य कर्तव्य होते हैं वो भी उसका भी निर्वहन हमारे देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। यही रीज़न है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इन द कंट्री होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी को चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी केंद्रीय जो सरकार होती है उसका चीफ लीगल एडवाइजर कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ओके, ये तो हो गए कुछ इसके बेसिक पॉइंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की काबिलियत होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है मेरे कि ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो
वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश यानी जज के रूप में उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी वो उतना काबिल होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकते। तो उस कंडीशन में ऐसे क्वालिफिकेशन वाले इंसान को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतनी काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए कि वो इतना न्यायविद होने चाहिए, मतलब जुडिशियल या आप कह लीजिए कि न्यायिक मामलों में इतना विद्वान होने चाहिए वो, कि वो बेसिकली इस देश में यानी इस देश के भारत सरकार के द्वारा जो भी पार्टी उस समय रहेगी उसको न्याय के मामले में उनको सलाह दे दें। ओके, और इनके पास एक ये पॉइंट होता है कि भारत के जितनी भी टेरिटरी है, भारत की टेरिटरी में जो भी न्यायालय हैं उनमें इनके पास ये आप कह लीजिए कि एक कंडीशन होती है कि राइट ऑफ ऑडियंस यानी सुनवाई का अधिकार होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भारत के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई में भाग ले सकते हैं, सुनवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, और ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनको नियुक्त करना है, कहने का मतलब है कि ये अपॉइंटेड बाई, he is appointed by president, ये देश के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यानी जो सरकार होती है उसकी एडवाइस पे देश के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो इनका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। क्वालिफिकेशन, ओके, तो क्वालिफिकेशन में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, उस व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को इस देश की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट होती हैं या संवैधानिक पोस्ट होती हैं उस पर इस देश के नागरिकों का ही अधिकार है। भारतीय किसी फॉरेनर को ऐसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जगह नहीं दी जाती। ओके, इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तीसरा पॉइंट ये कहता है बेसिकली कि वह व्यक्ति या वह किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कहने का मतलब है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त होने के लिए वह व्यक्ति कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, अन्यथा वो 10 साल कम से कम किसी हाई कोर्ट में जज, माफ कीजिएगा, एडवोकेट यानी वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, या राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए यानी एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, वह राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे उसको उसके पद से रिमूव कर सकते हैं। ओके, ऐसा उसको कोई आप कह लीजिए कि प्रोटेक्शन हमारे संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है, जैसे बाकी पदों में दिया जाता है कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, या 62 साल के लिए, या 65 साल के लिए उनकी आयु होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी है ये राष्ट्रपति के बेसिकली कह लीजिए कि इच्छा पर बने रहते हैं। ओके, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे उनको उनके पद से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, यानी जो भी रेम्यूनरेशन प्राप्त करते हैं, रेम्यूनरेशन यानी जो भी मेहनताना उनको मिलता है, जो भी उनको पारिश्रमिक मिलता है, उनको जो भी वेतन मिलता है, वो कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, ना कि संसद के द्वारा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि ये चीज़ कौन निर्धारित करेगा, तो वो प्रेसिडेंट साहब निर्धारित करेंगे। कभी कभी आपको ट्रैप करने के लिए एग्जामिनर यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह पार्लियामेंट को मेंशन कर देगा, यानी संसद को मेंशन कर देगा, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो वो जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी कार्यवाही चलती रहती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करने की क्षमता रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी की आज्ञा के, बिना किसी की परमिशन के। उनके पास वो अथॉरिटी है, उनके पास वो पावर होती है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो इनका ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है, ये बेसिकली अगर कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल किसी भी सेंट्रल कैबिनेट या पार्लियामेंट में मेंबर नहीं होते। ये किसी
स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में मेंबर नहीं होते, और ही हैज़ राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट। ये बात मैंने आपको बता दिया। ही इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कहने का मतलब है कि वो भी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को इम्यूनिटीज मिली हैं, प्रिविलेजेज यानी सुविधाएं मिली हैं, वो इनको भी मिलती हैं, ये इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, तो बेसिकली ये कुछ मोटे तौर पे मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। इस पॉइंट को आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। बेसिकली कहने का मतलब यही कि इसको ध्यान रखिएगा, और क्योंकि ये आपको एग्जाम में जो भी सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा मदद करेगा। ओके, तो हम लोग जो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित सवाल है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कैग और एडवोकेट जनरल के बारे में देखेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के से संबंधित आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज या हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कहने का मतलब ये है इस सवाल का कि निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपना पद धारण करता है। कैग की अगर बात किया जाए, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो ये राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपना पद नहीं धारण करते। इनमें इनको संवैधानिक एक आर्टिकल यानी ये संविधान में मेंशन किया गया है। बेसिकली इनको जो कंट्रोलर यानी कैग जो हैं, कैग को जस्ट अ मिनट या कैग को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका पद जो होता है कैग का, ये 6 साल के लिए होता है। कम से कम ये 6 साल तक अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, या ये कम से कम 65 साल की जो भी इनकी एज हो जाए वहाँ तक ये बने रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार नहीं होते। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, कैग नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी एक संवैधानिक पोस्ट है, ये भी 6 साल के लिए या 65 साल की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर बात किया जाए तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं नियुक्त किए जाते। बेसिकली स्पीकर जो होते हैं वो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से किसी एक सीनियर मोस्ट मेंबर को चुना जाता है लोकसभा का स्पीकर। तो ये भी राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार नहीं मतलब पद धारण करते। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपसे बात किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद को धारण करते हैं, और जब भी राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उनको उनके पद से रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो चीफ लीगल एडवाइजर कौन होगा। मैंने आपको बताया कि चीफ लीगल एडवाइजर जो होते हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है, ना कि हाईएस्ट पोस्ट होता है। तो कहने का मतलब है कि भारत में अगर लीगल एडवाइजर की बात किया जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं। इनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होता है वो चीफ लीगल एडवाइजर का पोस्ट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई साहब जो होते हैं वो चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं होते हैं। और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की अगर बात करें तो ये सीनियर मोस्ट कोई आईएएस अधिकारी होता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये। इसके अलावा अब हम लोग अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी यहाँ भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ही बारे में बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला कह रहा है कि अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बात सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ये बात कही कहाँ गई है, तो ये बात संविधान के आर्टिकल 76 क्लॉज 1 में कही गई है, और ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओके, अगले स्टेटमेंट में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि द अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड
थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं, ना कि ये रिमूव किए जा सकते। जब भी राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे या महोदया चाहेंगी, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकती हैं उनके पद से। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं उनको जिस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, यानी उनके ऊपर जो भी जिस प्रोसेस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज को रिमूव किया जाता है, वो प्रोसेस यहाँ पे लागू नहीं होता है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। यही रीज़न है कि स्टेटमेंट 2 आपका गलत है, स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात सही है, ये बात अभी पिछले ही सवाल में है, तो ये बात सही है। ओके, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन, यानी पारिश्रमिक यानी मेहनताना यानी इसकी सैलरी, एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा और आपको एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो पार्लियामेंट दे दिया है ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे अगर ये प्रेसिडेंट दिया होता, राष्ट्रपति, तब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पार्लियामेंट होने की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ओके, यानी ये स्टेटमेंट जो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नहीं, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? तो ये आर्टिकल 76 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है, और ये रीज़न है कि आपका ये स्टेटमेंट गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका एक ही यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वही आपका करेक्ट है। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। जितना भी पॉइंट मैंने बताया अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो उसी में से आपका ये सवाल बन जाएगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात सही है, बिल्कुल सही है कि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे कोई लोकल बॉडी हो। ओके, तो बेसिकली स्टेटमेंट 3 अगर आपका गलत हो गया तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 4 जो है वो भी आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ही ये कह रहा है कि ही कैन बी रिमूव्ड बाई इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक पे बताया था कि राष्ट्रपति का इकलौता ऐसा पोस्ट है जिसको इम्पीचमेंट के द्वारा संसद से हटाया जाता है या रिमूव किया जाता है। ओके, बाकी ऐसा कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है जिस पर इम्पीचमेंट की पोस्ट यानी महाभियोग का जो प्रोसीजर है उसको लाया जाता है। स्टेटमेंट 4 भी यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, और यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता ये। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत कर दिया है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें संसद सदस्य होने के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, पहला वाला आपका गलत है। तो पहला गलत होगा तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ए, ओनली 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो
आपका सही नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये बात सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो कैबिनेट का मेंबर तो नहीं होता है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, ये पहला वाला तो आपका सही है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया कि वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, उसकी प्रोसीडिंग में वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे अपने मत को रख सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकते, यानी किसी भी प्रोसीडिंग में वो अपना वोट नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ही हैज़ द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई वोट करने की पावर नहीं होती संसद में, यानी 3 आपका गलत हो जाएगा। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी क्या रखा है कि नॉन ऑफ द एबव, यानी नॉन ऑफ द एबव यानी इसका मतलब है कि पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, ये बात नहीं है। इसमें ऑप्शन सी आपका गलत है, जो कि करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये ऑल ऑफ दिस एबव दिया हो जाता तो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन सी हो जाता, इस वजह से ये नॉन ऑफ द एबव दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी भी सही होगा और डी भी सही होगा, यानी ऑप्शन सी भी सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा। वो एग्जामिनर से थोड़ा सा मिसप्रिंट, या आप कह लीजिए कि वो फ्रेम करने के दौरान यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव लिखना चाहिए था उसको, जिस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, लेकिन वो नॉन ऑफ द एबव लिख दिया है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका सी एंड डी बोथ हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट एडवोकेट, नहीं। द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं। लीगल एडवाइजर, ये बात बिल्कुल सही है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो एक लीगल एडवाइजर होते हैं और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सबऑर्डिनेट करते हैं, यानी उन्हीं के अंडर में ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट कह लीजिए लॉ ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर। अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सबऑर्डिनेट करते हैं, यानी उनको मदद करते हैं, उन्हीं के अंदर ये काम करते हैं। और सॉरी, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ढेर सारे एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि एक हायरार्की बनती है, वो हायरार्की इस तरीके से बनती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, इनको मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गए और इनको मदद करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। ओके, ये कुछ हायरार्की है, ये टॉप लेवल के लॉ मतलब आप कह लीजिए कि लीगल एडवाइजर हैं या फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। इसके अलावा इनको सपोर्ट करने के लिए ये सेकंड रैंक पे आते हैं। ओके, इसके अलावा ये एडिशनल वाले नंबर में ज़्यादा होते हैं, यानी सेवरल होते हैं, सेवरल कोई एक नहीं होता, ये कई होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु अमंग द फॉलोइंग इज लीगल एडवाइजर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी किसी स्टेट गवर्नमेंट में वो कौन होता है जो कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाहकार होता है। एडवोकेट जनरल, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी कह रहा है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कैग, यानी ये कैग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अटॉर्नी जनरल तो सेंट्रल लेवल पे होता है, तो ये तो नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को सबऑर्डिनेट करता है, तो ये भी सेंट्रल लेवल पे होगा, ये भी नहीं होगा। कैग की अगर हम लोग बात करें तो कैग जो है ये सेंट्रल लेवल पे होता है, इसे प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर ए, एडवोकेट जनरल जो होता है ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार सबसे बड़ा वाला यही होता है, यानी लीगल एडवाइजर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट यही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं एडवोकेट जनरल के बारे में कि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 165 में इसकी बात कही गई है। ओके, लीगल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र में देखा गया, वैसे स्टेट लेवल पे अगर हम लोग देखें तो ये राज्य सरकार के सबसे बड़े लीगल या लॉ ऑफिसर होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ओके, वहाँ पे राष्ट्रपति जी थे, यहाँ पे गवर्नर हो गया। और इनके क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो
ये ऐसे इंसान होने चाहिए जो कि हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हों, यानी कहने का मतलब है कि इनके पास हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, इनका जो ऑफिस ऑफ टर्म है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है गवर्नर के प्लेजर पे, यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक गवर्नर चाहेंगे ये अपने पद पर बने रहेंगे, जब गवर्नर का मूड खटक जाएगा तो ये उनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, या तो ये मतलब एडवोकेट जनरल जो हैं वो अपने पद से रेजिग्नेशन दे देंगे, ये रिज़ाइन अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, तो गवर्नर को देंगे। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो रेम्यूनरेशन होता है एडवोकेट जनरल का, ये हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया गया है। ये बेसिकली जो भी पारिश्रमिक पाते हैं उसको डिटरमाइन करने का काम गवर्नर करते हैं। कहने का मतलब है कि जो अभी हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा वो केंद्र के लेवल पे, वही सेम चीज़ें लगभग एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के जनरल ऑफ स्टेट के बारे में आपको देखने को मिलेगा। बस फर्क ये है कि वो केंद्र में थे, ये आपके स्टेट में हो जाएंगे। ये सेंटर की बात हो रही थी और ये आपका स्टेट के लीगल आप कह लीजिए कि एडवाइजर होते हैं। ओके, तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे। इसको अभी हम लोग आगे जब इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे मैं और पॉइंट को आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सिंपली जो मैं बताया हूँ आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, अब मैंने कितनी बार आपको बोला कि ये आपको अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द टेन्योर ऑफ कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात किया जाए, ये बेसिकली कितने साल के लिए होते हैं, ये हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़े हैं और एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़े हैं। इसके अलावा जो भी कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात होगी, और इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल के कुछ पॉइंट बच गए हैं वो जैसे जैसे सवाल इस टॉपिक में आपको आएगा मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, तो आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।